कड़कड़ाती हुई खून जमाने वाली ठंड पड़ रही थी और जंगलों से घिरा हुआ ये डार्क बंगला उतना ही डरावना था जितना कि एक भूत होता है। सरकारी बंगला या ये कह लीजिए सरकारी, जहाँ पर सरकारी शॉप और नौकर चाकर और नेताजी रह सकते हैं। उस रात मनमोहन अपनी बीवी अन्नू, बेटे रवि और बेटी जीविका के साथ रहने आए थे। वो लोग एक आम आदमी थे। वहाँ पर उन लोगों ने किराया देकर रहना रहे थे। अब कोई हमें इसके अलावा गेस्ट हाउस नज़र ही नहीं आ रहा। माफ़ करना बेटा, हम अभी यहीं रुकना पड़ेगा। क्या पापा, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। ये डार्क बंगला कितना खौफनाक नज़र आ रहा है और आप कह रहे हैं इसमें हम लोग 2 दिन कैसे गुजार सकते हैं। क्या रवि बेटा, तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम अब भी डरते हो। तुम्हारा कॉलेज खत्म होने वाला है और तुम इतने बड़े होकर डरा मत करो बेटा। और तुम्हें तो पता ही है बेटा कि हमें अब यहाँ पे 2 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि बाहर जहाँ पे हम रह रहे हैं उससे बाहर भूकंप और बाढ़ आने का बहुत ही संभावना है। इसलिए हम यहाँ पर 2 दिन के लिए रुके हैं। तुम चिंता मत करो, हम बस 2 दिन रुक के यहाँ से चले जाएंगे। अरे मेरे डरपोक भाई, तुम इतने बड़े हो गए हो और तब भी तुम इतना डरते हो। तुम कह रही हो कि यहाँ पर ऐसा मत करो वैसा मत करो। तुम चुपचाप से यहाँ पे 2 दिन रुक लो और फिर हम यहाँ से चल लेंगे। चुप करो जीविका और चुपचाप से कमरे में चलो। फिर वो चारों अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अन्नू और जीविका अपने एक कमरे में सोते हैं और उन दोनों के मम्मी पापा अलग कमरे में सोते हैं। जब जीविका आराम कर रही होती है तब रवि को बाहर से कुछ आवाज आती है। आओ आओ मेरे पास। फिर रवि के पसीने छूटने लगते हैं और वह बालकनी में आके खड़ा हो जाता है और वहाँ पर उसे ना नीचे ऊपर कहीं पर भी कोई नहीं नजर आता। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर ये आवाज कैसी आ रही है? अरे जीविका, ये तुम हो? तुम्हें पता है मैं भी कितना डर गया था। अरे सॉरी यार, मैं तुमको बस इतना बताने आई थी कि तुम अपने मन से ये डर निकाल दो। और यहाँ पे जितनी ये हॉन्टेड लगती है जगह उतनी ये है नहीं। फिर वो चारों नीचे आते हैं खाना खाने के लिए। फिर उन्हें एक बूढ़ी काकी खाना परोसती है। माँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैंने यहाँ पे एक आवाज़ सुनी है। ये डार्क बंगला सही नहीं है माँ। मैं भी वही थी, तुम भी वही थे, फिर तुम्हें ही वो आवाज़ क्यों सुनाई दी? मेरे कानों में हड़ताल हो गई थी क्या? अरे तुम चुप करो जीविका। हाँ बेटा, तुम इतना मत घबराओ। लेकिन पापा, बेटा तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हें समझ आएगा और वैसा ही तुम्हें दिखाई देगा। रवि बेटा तुम इतना घबराओ मत। और तुम फिर रात में सब लोग सो जाते हैं और रवि को पूरी रात नींद नहीं आती। फिर तभी उसे गेट खुलता हुआ दिखता है। फिर रवि उस गेट के पास जाके देखता है कि वो कैसे खुल रहा है। फिर जैसे ही वो गेट के पास आके नीचे देखता है तो नीचे एक कागज डला होता है जिसमें लिखा होता है तुम सब मर जाओगे। फिर वह जैसी डर के मारे अपने परिवार के पास आता है। फिर वह अपने मम्मी पापा को जगाता है और उन सबको हर बात बताता है और अपनी वो कागज भी दिखाता है। पर तब तक वह कागज में लिखी हुई स्याही खत्म हो जाती है। मम्मी, मैं सच बोल रहा हूँ, भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा? बेटा तुम एक काम करो, तुम हमारे कमरे में सो जाओ, जिससे तुम्हें डर कम लगेगा। फिर रवि एक ही कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन रवि उस बूढ़ी काकी से कुछ पूछता है। बूढ़ी काकी, क्या इस घर में हम ही लोग बस रुके हुए हैं कि यहाँ पे पहले भी कोई रुक चुका है? यहाँ पे बहुत सारे लोग रुकने आते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बताने का। हटो यहाँ से। अरे रवि भाई, आप वहाँ पर क्यों खड़े हो? आओ हमारे साथ में बैठ जाओ, नहीं तो वरना आपको फिर से कोई भूत आके डरा देगा। बस जीविका, कितना परेशान करोगी यार तुम भी। साहब फूल ले लो ना साहब, मेरे पास चंपा चमेली हर चीज का फूल है सर, मुझे नहीं चाहिए कोई फूल वूल। साहब एक फूल ही ले लो, मेरी बोनी हो जाएगी। फिर अनु वो फूल ले जाकर अपनी माँ को दे देता है। फिर जब अनु की माँ मुँह धोने बाथरूम में जाती है तभी लाइट बंद चालू होने लगती है। ये लाइट्स को क्या हो गया अचानक से? जैसी वो शीशे में देखती है उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी होती है, वह बहुत तेज चिल्लाती है। फिर अन्नू और उसकी बहन भागती हुई बाथरूम में जाती है। फिर उसकी माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है और वह सब उसे देखकर वो लोग भी बेहोश होकर वहीं मर जाते हैं।